ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बड़ा है। इट इज़ वेरी वाइड। इसमें सभी कुछ आ जाता है एक तरीके से। हम बाद में डिस्कस भी करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि इवन जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैं, उनको भी आर्टिकल 21 के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। वो हम देखेंगे कैसे। हम देखते हैं पहले कि आर्टिकल 21 कह क्या रहा है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात है कि हर एक इंसान को जो वो चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, अपनी लाइफ जी सकता है। जो वो डिसीजंस लेना चाहता है वो ले सकता है। इसमें हम छोटा सा एक जेरेमी बेंथम की बात कर लें। जेरेमी बेंथम ने देखो ये कहा था, उनकी एक पेन एंड प्लेजर थ्योरी थी। उसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो रूल बनाने का पर्पस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि लोगों को ना, जो लोगों के सेटिस्फैक्शंस, जो लोगों के डिज़ायर्स हैं, वो पूरे हो सकें, सेटिस्फाइड हो सकें। वो कैसे कि रूल्स ऐसे बनाए जाएं जिसमें कि लोगों की खुशी ज़्यादा हो और उनको दुख कम हो, मतलब मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन। ये पेन एंड प्लेजर की थ्योरी है। लेकिन वो कहते हैं कि जो डिज़ायर्स होने चाहिए वो लॉफुल डिज़ायर्स होने चाहिए। लोगों के जो इच्छाएं हों लॉफुल हों। ऐसा ना हो कि मनमाने ढंग से लोग कुछ भी चाह रहे हैं। कोई चाह रहा है कि भाई मैं तो इसका मर्डर कर दूं, कोई कह रहा है मैं तो उसके घर में चोरी कर दूं। इस तरीके से हाहाकार मच जाएगा, केओस मच जाएगी सोसाइटी में। तो इसलिए लॉफुल डिज़ायर्स होने चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पे कैसे दिखाया गया है कि ठीक है कि किसी को भी हमें उसके सोचने के तरीके से, उसके जीने के तरीके से वंचित नहीं करना। मतलब कि उसे मना नहीं करना, उस पर रोक नहीं लगानी, लेकिन वो सब कुछ लॉफुली होना चाहिए। तो इसलिए एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ आप पे रोक लगा रहा है तो लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अब ये देखना कि लॉ क्या मनमाने ढंग से भी रोक लगा सकता है या वो सही होना चाहिए ढंग, ये सब कुछ जजमेंट से डेवलप हुआ है, वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम ना आर्टिकल 21 की थोड़ी सी बात कर लें कि देखिए इसमें देखिए, सबसे पहली बात ना, ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के ऊपर ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होगा। जो जो इंडिया के बाहर से भी हैं, फॉरेनर्स हैं, उन पे भी अप्लाई होगा। दूसरा, इसको नेगेटिव राइट देखा जाता था पहले। क्यों? क्योंकि ये स्टेट की पावर को ना लिमिट करता था कि स्टेट ज़्यादा इंटरवीन तो कर नहीं सकती आर्टिकल 21 की वजह से, क्योंकि लोगों को जीने का अधिकार है। तो इसलिए इसको पहले स्टेट की तरफ से एक नेगेटिव राइट देखा जाता था। लेकिन अब जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुई, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को, तो ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की तरह देखा जाता है कि गवर्नमेंट को ही पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो कुछ ना कुछ कदम उठा सके। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि तीसरा, थर्ड हम देखें कि इसमें एक चीज़ बात और है कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसको भी रोका जा सकता है, जैसे कि हमने अभी बिल्कुल शुरुआत में बात करी कि ऐसा नहीं है कि जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। इसको कर्टेल किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है इस राइट को। और कैसे लिमिट किया जाएगा? बाया प्रोसीजर। प्रोसीजर कौन सा? लॉ का प्रोसीजर, जो कि कैसा होना चाहिए? फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। लेकिन क्या ये फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल हमेशा से था ये प्रिंसिपल? ये हम देखते हैं अभी। चलो, हम A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से शुरू करते हैं। A.K. गोपालन क्या थे? कम्युनिस्ट लीडर थे। 1950 का केस है ये। तो एक ना एक्ट था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब वो क्या होता है? मतलब मानिए कि आप कोई ऐसे फिगर हैं सोसाइटी में, इन्फ्लुएंशियल फिगर, कि आपकी बात ना एक ग्रुप मानता है सोसाइटी का। तो अगर सपोज़ कोई दंगे भड़क गए या कोई डिस्टर्बेंस हो रही है सोसाइटी में, आपके आने से वो दंगे और भड़क सकते हैं। इसलिए पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में आता है। तो 1950 का था, उसी में इनको अरेस्ट कर लिया था। तो अब क्या हुआ कि अब इन्होंने चैलेंज किया इसको, अपने अरेस्ट को, कि भाई मेरे को रीज़न तो बताओ कि क्यों किया है अरेस्ट। तो कोर्ट ने ना बहुत ही नैरो व्यू लिया इसका, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सेंस में।
खुलकर विचार नहीं लिया इस पर, ऐसा कि भाई कि प्रोसीजर तो फॉलो हुआ है ना, जो देखो यही तो लिखा है उसमें आर्टिकल 21 में कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं ये देखेंगे हम। तो प्रोसीजर देखा कोर्ट ने कि फॉलो हुआ है, हाँ हुआ है, उस लॉ में लिखा है कि ऐसा कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। तो वो उन्होंने फॉलो किया है, तो कोर्ट ने इसमें आगे नहीं बढ़े, बस इतने ही रहे। और अब आगे हम देखते हैं इसके अलावा ना, अभी देखो हमने बात करी थी ऊपर कि जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। कोर्ट ने ये नहीं देखा कि जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए ये प्रोसीजर, बस यही देखा सिर्फ कि प्रोसीजर होना चाहिए और प्रोसीजर फॉलो हुआ है, तो इसलिए कोर्ट ने इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया। अब देखिए आगे हम देखें कि इसके बाद आया एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1978 केस। इसमें कोर्ट ने ना एक स्टेप और आगे लिया। वहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे थे, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए और नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए, मतलब मनमाने तरीके से नहीं किया गया हो, उसका कोई ना कोई रीज़न हो, वो सही हो, सच्चा हो। इसको हम ना जस्ट फेयर और रीजनेबल को हम ड्यू प्रोसेस भी बोलते हैं। ड्यू प्रोसेस कहाँ से आया है, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। लिबर्टी का कंसेप्ट था, उसी में था ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वहाँ से लिया है हमने। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के हम थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें था क्या कि मेनका गांधी एक जर्नलिस्ट थे और इनका पासपोर्ट ना जो कि गवर्नमेंट से इशू हुआ था, सीज़ कर लिया गया था, इम्पाउंड कर लिया इनका पासपोर्ट। अब जब इनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया, ले लिया गया बिना किसी रीज़न के, जब इन्होंने रीज़न जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में हमने किया है। पब्लिक इंटरेस्ट में तो इन्होंने बोला कि भाई कोई रीज़न भी तो हो। इन पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ 3 वर्ड्स दे दिए, इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसे बोल के तो कुछ भी करेगा गवर्नमेंट, कभी भी कुछ भी करेगी कि कोई भी किसी को रास्ते से उठा लेगी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कोई किसी की गाड़ी इंपाउंड कर लेगी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इतना ये जो रीज़न है ये रीज़न नहीं है, कोई रीज़न, एक सही रीज़न दो इनको, अदरवाइज तो आप क्या कर रहे हो, इनके राइट को वायलेट कर रहे हो। देखो कोर्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सेंस में नहीं रही, कोर्ट आगे बढ़ी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर जो होना चाहिए, जो रीज़न होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए इम्पाउंड करने के लिए। तो अगर आपने इनका ये पासपोर्ट बिना किसी रीज़न के इम्पाउंड किया है तो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आप इनके जीने के अधिकार से इनको वंचित कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं आप इनका राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा क्या कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तक सीमित थे एक गोपालन में, वहाँ पे फेयर, जस्ट और रीजनेबलनेस का कोई प्रिंसिपल नहीं था। मेनका गांधी में आगे बढ़ गए और ड्यू प्रोसेस देखा कि फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम थर्ड केस में देखते हैं, फ्रांसिस कॉरली मिलन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली। इसमें कोर्ट और आगे बढ़ गई, फेयर, जस्ट, रीजनेबल से भी आगे बढ़ गई। इन्होंने कहा कि जो लाइफ, राइट टू लाइफ होना चाहिए ना, वो सिर्फ जीने का अधिकार नहीं बल्कि इज्जत से जीने का अधिकार, रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से, कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हो जो हम जी रहे हैं। अब देखिए ऑल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने एक और प्रिंसिपल ले आए। वो कहते हैं कि भाई राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड को भी, कि आप जीने के लिए जो आपको काम धंधा चाहिए, आपको काम काज चाहिए, वो भी राइट टू लाइफ के अंदर देखा जाता है, वो भी इंक्लूड होगा। तभी तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं ना, जब आपके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हों, आपके पास में जॉब हो और आप काम कर पा रहे हो एक फ्री माइंड से। अब देखिए ये तो चलो एक हमने एक इंसान की पर्सनल लाइफ की बात करी है अभी तक इन तीनों फोर केसेस में। अब हम फिफ्थ केस में देखते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो एक क्लीन और फ्रेश एनवायरनमेंट है ना, एक इंसान का हक है कि उसको ताज़ी हवा मिलनी चाहिए, फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, फ्रेश वाटर, फ्रेश एनवायरनमेंट मिलना चाहिए।
ये उसका हक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ। तो अब देखिए इसके साथ ना एक केस है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए स्क्रीन पर, ये यहाँ है, देखिए सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें इनकी ना पिटिशन डिसमिस हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया था इस प्रिंसिपल को कि भाई राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू एनवायरनमेंट को इन्होंने रिकग्नाइज़ किया था इस जजमेंट में। तो ये दो जजमेंट राइट टू एनवायरनमेंट के ऊपर है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 की, और दूसरी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 की। अब सिक्स्थ केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तो चलो मैं इसको आपको फटाफट से ब्रीफ में बताता हूँ। विशाखा एक NGO है, वो NGO विमेन और चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है। तो उसमें एक वर्कर थी, फीमेल वर्कर, वो एक चाइल्ड मैरिज को रोक रही थी। तो जब वो चाइल्ड मैरिज को रोक रही थी तो वहाँ के लोगों ने मतलब उनको गुस्सा आया कि भाई ये तो हमारे रीति रिवाज में एक तरीके से इंटरफेयर कर रही हैं। तो कुछ लोगों ने जाकर उनका गैंग रेप कर दिया, जो वो फीमेल वर्कर थी। अब जो एक्यूज पर्सन्स थे उनको ट्रायल कोर्ट ने ना एक्विट कर दिया, सज़ा नहीं हुई इनको और बरी हो गए वो। अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो और डिस्टर्बेंस हुई कि भाई इतना कुछ होके भी वो छूट गए। तो PIL फाइल की गई कि भाई विमेन किसी तरीके से सोसाइटी में आगे आना चाह रही हैं, और वो एक फ्री माइंड से ना काम भी नहीं कर सकती बिकॉज दे आर बीइंग सेक्सुअली हैरेस्ड एट द वर्क प्लेस, और कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है, लेजिस्लेशन एब्सेंट है इस चीज़ के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई विमेन के लिए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि एम्प्लॉयर को विदाउट एनी डिले ना रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कभी भी कोई भी ऐसे इंसिडेंट सामने आता है, और भी कई सारी गाइडलाइंस हैं उसमें। तो वो हम कभी कर लेंगे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के ऊपर अलग से किसी वीडियो में। तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट अगर आपको चाहिए, ये केस बड़ा है थोड़ा। तो इसमें यही है कि भाई आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है अगर आप एक अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं लगातार, इवन काम करते हुए भी। तो चलो KS पुट्टास्वामी हम देखते हैं। KS पुट्टास्वामी भी एक लैंडमार्क जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है। इसमें बस आप इतना ही समझो कि अभी ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को रिकग्नाइज़ किया गया कोर्ट से, और इसको भी यही बोला गया कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। तो जो आपकी निजता है, निजता मतलब जो आप ये मानिए कि आप जो भी आपको लगता है कि नहीं कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, कि इसमें किसी और का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को कर सकूं, तो दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी, उसको भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है। चलो अब हम देखें इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं। राइट टू एजुकेशन अभी हम आगे देखेंगे कुछ केसेस में। आर्टिकल 21A में है राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड। एक ये केस है इंपॉर्टेंट, कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 10 में आप देख रहे हैं। ये पैसिव यूथनेसिया के ऊपर है केस। इसमें क्या है, इसको भी ना कोर्ट ने बोला है कि भाई राइट टू लाइफ अपने अंदर इंक्लूड करता है राइट टू अ पीसफुल डेथ भी, राइट टू डाई पीसफुली कह लो उसको, कि एक शांति से मरने का अधिकार भी राइट टू लाइफ के अंदर ही है। अब वो क्या है इसमें देखिए, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अंदर तो नहीं जाएंगे ज़्यादा। इस केस में ऐसा था कि जस्ट यही हेल्प किया है कि भाई एक इंसान अगर ना सपोज़ वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब बहुत ख़राब हाल है और उसको ना बस खींच कर मतलब खींचा ही जा रहा है कि लाइफ ना उसकी बस बेड पर वेंटिलेटर पर पड़े पड़े ही वो कंटिन्यू हो रही है उसकी लाइफ। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर या तो वो इंसान जब ज़िंदा हो तो उससे लिविंग विल बनवा ली जा सकती है,
उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं मेडिकल बोर्ड्स वगैरह की और जुडिशरी की इंटरवेंशन के भी। लेकिन मोटा मोटा ये है कि या तो उसे लिविंग विल बनाई जा सकती है या फिर उसके घर वालों से पूछकर उनकी लाइफ को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। मतलब ऐसे ड्रैग ऑन नहीं करेंगे उनकी लाइफ को। तो चलो हम राइट टू डाई विद डिग्निटी का प्रिंसिपल इसमें है। कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट है ये। चलो आगे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हम कर चुके हैं। राइट टू एनवायरमेंट का जो केस है ये इंपॉर्टेंट है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो हमारे पास में राइट टू एजुकेशन का एक्ट है ना, ये इसके लिए ये केस रिस्पॉन्सिबल है और भी हैं, वो हम अभी करेंगे। एक उन्नी कृष्णन का केस है, वो भी अभी हम देख लेंगे आगे। देखिए मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ना एक फ़ी थी, आई गेस दैट वाज कैप्टिवेशन फ़ी। तो वो ये भर नहीं पा रही थी और इन्होंने फिर आगे जाके कोर्ट को अप्रोच किया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई राइट टू एजुकेशन तो मतलब ये आप ये मानिए ये तो एक ऐसा राइट है जो कि जीने के अधिकार के अंदर फॉल करेगा ही करेगा, और इससे किसी को वंचित नहीं होना चाहिए। सिर्फ पैसों की वजह से अगर कोई पढ़ लिख ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया। अब देखिए जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत लैंडमार्क केस है एक। इसमें क्या है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एडल्ट्री को हटाया गया है, जो कि आप सबको पता ही है 497 को। तो उसमें देखिए अगर तो एक जो पर्सन है, एक मेल है, आदमी है, वो किसी की वाइफ के साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है तो वाइफ वॉज एग्जेम्प्टेड, वाइफ को नहीं कुछ भी होता था, उस मेल पर्सन को सज़ा होती थी। तो ये देखा गया कि ये जेंडर न्यूट्रल तो है नहीं जो ये लॉ है। और क्या होता था इसमें, जिसकी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो कंप्लेन कर सकता होता था। तो इसको बोला गया कि भाई दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि एक तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ऊपर से हमने देखा ही कि भाई कि इसमें सिर्फ देखो जो हस्बैंड क्या कहते हैं, जो वो मेल पर्सन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहा है और सहमति से इवन किसी की वाइफ के साथ में, तो सिर्फ सज़ा एक को ही हो रही है, मेल को। तो ये भी थोड़ा लंबा केस है। वी कैन गो इन टू इट इफ़ यू जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि इसमें अगर जाना है तो ये आप मेंशन कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट है 497 के ऊपर। ये भी इसमें बोला गया कि आर्टिकल 14, 15 एंड 21 का वायलेशन है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब देखिए हम ना एक क्वेश्चन और आता है जब राइट टू लाइफ का क्वेश्चन होता है ना, कई बार उसमें कंटिन्यूड एक पार्ट आता है कि डीपीएसपी और राइट टू लाइफ को आप ना कैसे कनेक्टेड हैं, या फिर आप ये मानिए कि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि डीपीएसपी को एक तरीके से ना डीपीएसपी को ये मानिए इन्फोर्स किया जाता है थ्रू आर्टिकल 21। वो कैसे, अभी हमने ऊपर भी देखा पहले। ये देखिए उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस आ गया अभी, जब मैंने आपको बताया था ना मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस राइट टू एजुकेशन के लिए। उसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस। इसमें राइट टू एजुकेशन को रिकग्नाइज़ किया गया था और बोला गया था आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है ये एक डिग्निफाइड लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। तो आर्टिकल 21 के स्कोप को काफ़ी एक्सपेंड करते हुए ना डीपीएसपीज़ को ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ को एनफोर्स किया जा रहा है। ये हमने एक तो ये देखा, जैसे कि डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में लिखा गया है ये राइट टू एजुकेशन के लिए। दूसरा हम देखें विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को अभी हमने देखा था, तो ये भी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। तो इसको भी देखो आर्टिकल 21 के थ्रू एनफोर्स किया जा रहा है, आर्टिकल 39A को। तीसरा हम देखें कि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। ये एक आर्टिकल 47 है डीपीएसपी का अगेन,
उसको भी देखो आर्टिकल 21 के थ्रू एनफोर्स किया जा रहा है। क्या बोला गया है, ये राइट टू हेल्थ के ऊपर है ये वाला केस, कि कोर्ट ने हेल्थ केयर को ना डिग्निफाइड लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है कि भाई ये भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आई गेस ये हमने ऊपर भी किया है अभी, तो इसमें भी अगेन क्या बोला गया है, राइट टू लाइवलीहुड, हाँ हमने किया था अभी ये ऊपर, कि आर्टिकल 21 का ही इसको पार्ट बताया गया है, जो कि 39A में लिखा गया है। देखो 39A में ना अभी एक तो ये है वर्क प्लेस सेफ्टी, और मतलब एक तरीके से लाइवलीहुड के ऊपर ही है वो, तो वर्क प्लेस सेफ्टी लाइवलीहुड में ही फॉल करेगा। तो ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और ये वाला विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये दोनों लिख सकते हैं आप 39A को जब आप कंपेयर करेंगे 21 से। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये हमने ऑलरेडी कर ही लिया है अभी, ये भी आर्टिकल 48 में A में आता है। और राइट टू एजुकेशन भी हमने देखा अभी, ये था आर्टिकल 45 में। तो दैट्स इट, ये है आर्टिकल 21 के ऊपर। और कुछ आपको अगर इसमें कुछ क्लैरिफाई करना हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।